हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे डिस्कस्ड पॉलिटिकल रियलिटी की, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप के बारे में। ये सिर्फ दो देशों का इतिहास नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी, स्ट्रेटजी, बॉर्डर, वाटर, पॉलिटिकल और रीजनल पावर बैलेंस का पूरा डायनामिक्स है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी लेवल के पूरे डिटेल इस टॉपिक को। तो हम समझेंगे कि जो इंडो पाक रिलेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो इंडो पाक रिलेशनशिप के बीच में डिस्प्यूट के कारण क्या है। तो लेट्स बिगिन दिस डीप बट इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके लिए। The Indian-Pakistan relationship are one of the most complex association that India share with any of its neighboring country। तो ये कह रहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो अपने अन्य किसी नेबर कंट्री के साथ शेयर नहीं करता। इंडिया डिजायर्स पीसफुल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो इंडिया की हमेशा डिजायर यही है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या रहे, कि वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसमें वो शांति और फ्रेंडली कोऑपरेटिव रहे। बट अपना पाकिस्तान का आप सभी को पता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे पाकिस्तान इंडिया को क्या कहता है, इंडिया को थोड़ा क्या कहते हैं वो लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, विच रिक्वायर एन इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड टेरर। तो इंडिया ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसमें वायलेंस और टेरर ना हो, इन्वायरमेंट ऐसा फ्री होना चाहिए जिसमें मित्रता भाव हो। The two countries share linguistic, cultural, geographical, and economic link, but due to political and historical reason, the two share a complex relationship। ये कहता है कि जो दोनों कंट्री है उनके बीच में क्या समानताएं हैं। क्यों समानता है, तो 1947 से पहले दोनों कंट्री एक थे। तो 1947 में पार्टीशन हुआ था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान दो मेजोरिटी कंट्री बन गए थे अलग। जो इंडिया था वो हिंदू मेजोरिटी का था, वो जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम मेजोरिटी का था, वो पाकिस्तान बना। तो क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है उसमें क्या है, भाषाई हो गई, कल्चरल हो गई, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक्स लिंक्स है, यानी कि उनमें क्या है समानताएं मिलती है, लिंक्स भी है। लेकिन ये ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों के बीच में दोनों के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो ये कहता है कि ए न्यू सर्वे बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। तो ये एक क्या कहते हैं सर्वे किया था इसने, सीपीआर ने, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अनलाइकली टू बिकम बेटर इन फ्यूचर। तो ये कह रहा है कि ये जो कोई एजेंसी है, कंपनी हो गई मान लो, ये कह रही है कि ये कहती है कि फ्यूचर में ना भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने की संभावना है, लेकिन हमें नहीं दिखता कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली इसके जो कारनामे हैं वो आप सभी ने देखे हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप क्या है, इश्यूज क्या है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फर्स्ट अपना कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इशू रहा है, डिस्प्यूट रहा है द कश्मीर इशू। तो कश्मीर इशू क्या है, 1947 से पहले क्या था अपना, तो 1947 में अपना इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उससे पहले एक था। तो 1947 से पहले इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है, ये अपना कश्मीर था। और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ पाकिस्तान ने बोला ये हम लेंगे, या कुछ क्या डिस्प्यूट होने लगे। ये क्या कहता है, दिस इज द मोस्ट contentious topic between India and Pakistan and it is major source of friction between the two nation। तो ये कहता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्रिक्शन का मेन रीजन है। क्यों मेन रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान अपने कश्मीर को हड़पना चाहता है इंडिया से। वो कहता है कि पाकिस्तान हमारा है, बट पाकिस्तान को इंडिया वाले दे नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का पार्ट है, हमें भी पता है कि कश्मीर अपना है, लेकिन पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है कि वो कश्मीर को अपने से छीन ले। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले या जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो अच्छे से कश्मीर की देख रेख कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले 370 जो आर्टिकल था इसमें अपने कश्मीर में, तो उसके द्वारा क्या था, इसकी एक अलग गवर्नमेंट थी। तो जिसके कारण क्या स्पेशल इसका कॉन्स्टिट्यूट था, कोई भी इसमें क्या कहते हैं भारत का कोई हक नहीं था, मतलब इसका अलग संविधान था, सेपरेट फ्लैग था और उसके अपने रूल्स किया जाता था। लेकिन अपने पता है आपको, अगस्त 2019 में इसका आर्टिकल क्या है वो कर दिया था, 370 की धारा है वो क्या हटा दी गई थी। और जम्मू कश्मीर अब इंडिया का क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं, एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट को फॉलो करता है और उसके अंडर आता है।
तो ये क्या है, इसकी 2 यूनियन टेरिटरी अब आपको पता है। पहले इसकी क्या है, क्या है सर, इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी एंड दिस मूव ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट वाज हाईली ऑब्जेक्टेड बाय द पाकिस्तान ड्यू टू देयर लॉन्गिंग ऑफ ओनिंग कश्मीर इंटायरली। तो इसकी क्या है, आपको पता है, 2 है इसकी यूनियन टेरिटरी। कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक तो लद्दाख है, ठीक है, लेह लद्दाख, और एक कश्मीर हो गई। ये अपनी 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो ये आपको और भी पता है, 370 की जो अपनी धारा थी वो एक मेन इशू रहा है। और जो अपने आपको पता है, जो पीछे आपने देखा होगा कश्मीर में क्या कहते हैं, 1961 का वॉर हुआ है, 1990 कारगिल युद्ध हुआ है, या जो क्या कहते हैं कि उरी युद्ध हुआ है, उरी का जो। और अब पीछे से आपने देखा होगा, अप्रैल 22 अप्रैल के आसपास शायद, है ना, 22 अप्रैल को ही है शायद, 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था। तो पाकिस्तान क्या करता है कि अपने कुछ न कुछ करके कश्मीर को ऑक्यूपाई करना चाहता है, उस पर अधिकार करना चाहता है और उस पर अटैक करता रहता है। तो भारत ने भी इसका ऑपरेशन सिंदूर ऑन करके पाकिस्तान को जवाब दिया था। तो ये मेन क्या रहता है कि कश्मीर को हड़पना चाहता है, जिसके कारण वो क्या कभी ना कभी कश्मीर में कुछ ऐसी एक्टिविटी करता रहता है। तो मेन रीजन क्या है, कश्मीर, वो कश्मीर चाहता है, लेकिन इंडिया वाले कश्मीर को कभी नहीं देंगे उसको। तो सेकंड अपना जूनागढ़ इश्यू। तो कन्फ्लिक्ट का एक मेन रीजन क्या रहा है, तो जूनागढ़ रीजन है जो अपना जूनागढ़ है ना, जो एक मुस्लिम नवाब द्वारा शासित था, ठीक है। तो ये गुजरात के पास एक छोटा सा क्या है, रीजन है अपना गुजरात के पास। तो इसके नवाब थे पहले मोहब्बत खान जी थे, जो एक मुस्लिम शासक थे, खान जी। और ये क्या कर रहे थे, और ये मुस्लिम शासन थे, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, यानी कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। 80% कह सकते हो आप, 80% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो इनका नवाब था, वो चाहता था कि जो अपना जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है। तो लेकिन जो यहाँ की जनता थी वो हिंदू थी, वो भारत के साथ रहना चाहती थी, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन नवाब था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। तो ये बात अपने क्या कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को पता चली, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी क्या कहते हैं, उन्होंने भारत को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राज्य को समझाया, भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं, वहाँ का जो नवाब था वो मानना नहीं। तो वहाँ पर क्या किया, वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर मिलिट्री भेज दी, ठीक है, ताकि वो पाकिस्तान से कोई कुछ क्या है वो एक्टिविटी नहीं कर पाए जो अननेसेसरी हो गई, कोई एक्शन ना ले, जनता को हार्म ना पहुंचाए। तो वहाँ का किंग था वो डर गया और भाग गया। तो वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया कि जो जनता मानेगी वही करेंगे, कि क्या भारत में के साथ रहना चाहती है जनता या क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ। तो जो 90% तक जो क्या कहते हैं जनमत आया वो भारत के पक्ष में था, और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया गया। तो ये था अपना जूनागढ़ इश्यू। तो उसको क्या कहते हैं, जूनागढ़ के भाग्य का फैसला किसने किया, उसकी इच्छा के दी थी भारत के लोगों को, जूनागढ़ के लोगों के हाथ में सौंप दिया। जो जूनागढ़ की जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए, क्या इसको भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ। तो वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने मिलिट्री भेज दी, तो वो राजा भाग गया। तो फिर क्या है, जनता के संग्रह किया, जनमत संग्रह करवाया, वोटिंग हुई, वोटिंग में जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिए, तो और जो जूनागढ़ था वो भारत के अधीन हो गया। ये देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, मैंने आपको बड़ा बड़ा समझा दिया है, मतलब सारे ही समझा दिया। आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थर्ड अपना करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर है जो ये पाकिस्तान में है अपना, करतारपुर कॉरिडोर अपने पाकिस्तान पे है। यहाँ पे ना क्या हुआ कि जो अपने गुरु नानक देव जी है, सिख धर्म के जो गुरु जी है, तो इन्होंने गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपनी लाइफ के लास्ट जो डे थे यानी कि ईयर्स है यहाँ पर बिताए थे। तो 1999 में करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करने का विचार रखा गया। तो 2018 में इसको मंजूरी मिली और 2019 में इसको ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो इसको क्या है, इंडिया के जो डेरा बाबा नानक है ना, उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान के गुरुद्वारा साहब से क्या है, एक कॉरिडोर बनाया गया है। पहले लोगों को क्या है, यहाँ तक जाने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, कॉरिडोर बना दिया गया है, जिसके लिए उन्हें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
तो पहले क्या कहते हैं, पाकिस्तान इसको बनाना नहीं चाहता था, तो वो क्या करता है कि वो इसको अटका रहा, 1990 में विचार आया, फिर 2018 में मंजूरी मिली। तो वो क्या है, चाहता नहीं था, लेकिन इसके थ्रू वो क्या करता है कि कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो ये करतारपुर कॉरिडोर है, तो वो भी एक क्या कहते हैं, इशू रहा है कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, तो ये 9 नवंबर 2019 को गुरु नानक जी के 550वीं जयंती के अवसर पर किया गया, इसका उद्घाटन किया था इसका। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपको पता है, इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं। अभी जो हाल ही में हुआ है पहलगाम में जो अटैक है, यानी कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें 26 सिटीजन्स मारे गए थे। क्या था इसमें, हिंदूज को मारा गया, वहां की जो लोकल जनता थी, कश्मीर के जो लोग थे वो भी मारे गए, इसमें हिंदूज को मारा गया। टारगेट किसको किया गया, हिंदू को किया गया था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते रहते हैं जो पाकिस्तान वाले, आतंक फैलाते रहते हैं, उनके पास और तो कुछ काम है नहीं, हाँ भाई कर लेते हैं हम, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, कुछ भी। सीमा पार आतंकवाद हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का स्रोत रहा है। सीमा पर आतंकवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने सशस्त्र और अच्छी तरह प्रशिक्षित उग्रवादियों भेजा। तो 1980 के दशक में ना, उन्होंने क्या है, पाकिस्तान वालियों ने अपने जो ट्रेनिंग दी थी, अपने जो क्या कहते हैं उग्रवादी होते हैं उनको, फिर उन्होंने वहां पर भेजा, और वो क्या है, वहां पर अटैक करते हैं। तो नेशनल क्या कहते हैं, सिक्योरिटी की समस्याएं शामिल हो गई इसमें। तो भारत में ये घुसपैठ वगैरह करते रहते हैं, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण है। सेवरल मेजर टेररिस्ट अटैक द 2019 पुलवामा अटैक, हाँ ये पुलवामा अटैक हो जाएगा 2019 का। उरी अटैक हो गया, पुंछ राजौरी अटैक हो गया, पठानकोट अटैक हो गया। अगर आप इनके एग्जाम्पल दोगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा कि आपको भी नॉलेज है कुछ इसकी। तो फिफ्थ अपना वाटर डिस्प्यूट, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई, 1960 में हुई थी। 1960 के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। तो इसके अंडर क्या है कि ये तो मान लो ये रिवर है, तो इसकी जो ईस्टर्न साइड वाली रिवर है, और ये सॉरी वेस्टर्न साइड वाली है, ये वेस्ट और ये ईस्टर्न। तो ईस्टर्न साइड वाली जो रिवर है, रावी हो गई, व्यास हो गई, रावी, व्यास और सतलज है, इनका पानी यूज करेगा अपना इंडिया, जिसका 20% पानी है जो इंडिया के पास है। और जो CJI से याद कर लेना, जो पाकिस्तान के पास है, चेनाब हो गई, झेलम हो गई और इंडस हो गई। तो इसका जो 80% वाटर है, उसका लाभ कौन ले रहा है, पाकिस्तान ले रहा है। तो जो अयूब खान और नेहरू थे, इन्होंने ये ट्रीटी क्या कहते हैं, साइन अप की थी। तो अयूब खान ने नेहरू जी से ये साइन करवा ली थी ट्रीटी। तो इसका क्या 99 बिलियन मीटर क्यूब वाटर है वो पाकिस्तान यूज करता है, और इंडिया सिर्फ 20% यानी कि 41 बिलियन क्यूब वाटर यूज करता है। तो ये क्या है, वाटर डिस्प्यूट रहा है, पाकिस्तान फिर भी कहता है कि हमारे पास पानी की कमी है, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक क्या मेन रीजन रहा है। तो अभी जो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने अभी अटैक किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी भी दी कि वो क्या कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को वो कर देगा, मतलब पानी नहीं देगा पाकिस्तान को। तो फिफ्थ अपना सियाचिन कन्फ्लिक्ट। तो जो अपना सियाचिन रीजन है वो क्या है, इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है। स्ट्रेटजिक लोकेशन कैसे है कि ये जो इंडिया है ना, इंडिया का जो सियाचिन है, ये पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री को मिलने से रोकता है। अगर इन दोनों ने, अगर इनमें से किसी ने भी सियाचिन पर अपना अधिकार कर लेता है, तो क्या है, भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन क्या है, भारत की नज़र सियाचिन पर है, ये स्ट्रेटजिक लोकेशन है। और ये किस पे पड़ता है, आपको पता होगा कि ये जो है अपने कश्मीर में जो कराकोरम हिमालय की जो रेंज है उसमें है, ठीक है। और ये क्या है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्या कहते हैं, ग्लेशियर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, लैम्बर्ट लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है, जो ईस्ट अंटार्कटिका में है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो ये कब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कि 1949 में क्या हुआ कि कराची समझौता हुआ, और 1972 में शिमला समझौता हुआ। तो उनमें क्या है, इनकी जो लोकेशन है, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसका वर्णन क्या है कि डिमार्केशन सही ढंग से नहीं का, अनिश्चित था, यानी कि डिमार्केशन सीमा की अस्पष्टता के कारण ये कन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ कि 1983 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस पर क्या है कि
क्या कहते हैं घुसपैठ की, तो भारत को क्या कहते हैं, भारत के इस क्षेत्र को हड़पने की पूरी तैयारी कर ली थी उसने। क्या लंदन से क्या कहते हैं कि जो पर्वतारोही जो ड्रेसअप पहनते हैं, यानी कि कोल्ड एरिया में जाने के लिए, ठंडे एरिया में जाने के लिए, वो पूरी ड्रेसेस वगैरह मंगवा ली थी। और यहाँ पर क्या है, पर्वतारोहियों को भेज दिया था इस एरिया पर क्या कहते हैं अपना अधिकार करने के लिए। लेकिन ये बात क्या है, इंडियन मिलिट्री को पता चल जाती है और उसने क्या है ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। और उसके क्या है भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और क्या है इस एरिया पर अपना अधिकार कर दिया। और तब से ये क्या है इंडिया के अंडर आता है, हाईएस्ट युद्ध क्षेत्र है, जो क्या कहते हैं सबसे ऊंचा युद्ध अभ्यास क्षेत्र है यहाँ पर। और ये क्या है 70 किलोमीटर लंबा जो रीजन है, इसके क्या है अब इंडिया का अधिकार है। और क्या है जो मेघदूत ऑपरेशन तो क्या ही था, और कौन सा है साथ में राजीव ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1987 में, इसके तहत अब सियाचिन इंडिया के अंडर आता है। लेकिन क्या है पाकिस्तान कभी कभी ऐसी ओछी हरकतें करता रहता है कि वो उसको अपने नाक के बल गिरना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मेन रीजन रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का। तो सिक्स्थ अपना सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक यानी कि ये क्या है अपना कौन से रीजन में आता है, ये आता है अपना गुजरात के कच्छ रीजन में आता है। तो इसे पहले क्या कहते हैं बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है इसकी भी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट रहता है दोनों रीजन के बीच में। 96 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है, उसको लेकर डिस्प्यूट है। ये क्या है एक आप कह सकते हैं कि रिवर टाइप का, यानी कि एक ये वो है वाटर बॉडी टाइप का एरिया है। तो इसके बीच में क्या कहते हैं कि ये दोनों एरिया को अलग करती है, सर क्रीक डिस्प्यूट इनके बीच की डिमार्केशन करती है। कच्छ का जो रीजन है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच की विभाजक रेखा है। तो जो पाकिस्तान है वो क्या कहता है कि पाकिस्तान वाला कहता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो ईस्टर्न साइड होनी चाहिए। तो उनको क्या है वो ऐसे चाहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा रीजन हो। तो वो इसको लेकर क्या है दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो जो इंडिया है वो थालवे प्रिंसिपल को फॉलो करता है। थालवे थालवे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर दो देशों के बीच में कोई भी बे या कोई भी रिवर या वाटर बॉडी है, तो उनके बीच में जो बाउंड्री का डिमार्केशन होगा वो उसके बीच में से होगा, मिड में से होगा। तो इंडिया इसी को फॉलो करता है और इसी के अंदर क्या कहते हैं अपने वो फॉलो किया और मार्केशन किया। लेकिन ये पाकिस्तान इसको मानता नहीं है और वो कहता है कि ये अनिश्चित है, यानी कि ये सही ढंग से नहीं की डिमार्केशन। तो उनके बीच में ये भी डिस्प्यूट का कारण है। तो ये इंडिया के लिए क्या है कि सर क्रीक जो रीजन है एक बहुत ही मेन रीजन है। ये क्या है रिच है मिनरल्स में, फिशिंग एरिया है और यहाँ पर क्या है ऑयल गैस के रिजर्व है, इसलिए क्या है पाकिस्तान इस पर अधिकार करना चाहता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या कहते हैं कि मेन रीजन रहा है दोनों के बीच में डिस्प्यूट का। सेवेंथ है फिशरमैन डिस्प्यूट। फिशरमैन डिस्प्यूट क्या है कि समुद्री सीमा पर विवाद और एक दूसरे के जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दोनों देशों में मछुआरों की गिरफ्तारी में तनाव को बढ़ा दिया है। तो सर क्रीक यानी कि जो रीजन है उसमें आपको मैंने अभी बताया कि जो फिशिंग में रिच एरिया है और यहाँ पर के मिनरल्स भी है। तो अगर उनमें से कोई भी इंडिया का या पाकिस्तान का एक दूसरे के रीजन में चला जाता है तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, या दोनों के जो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले इंडिया वाले गुलाम बना लेते हैं, ऐसे करके दोनों में डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। तो ये भी एक मेन यानी कि समस्या है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट का रीजन रहता है। तो अपना एट्थ पॉइंट है ट्रेड इशू। ट्रेड इशू कैसे कह सकते हैं कि अगर दो देशों के बीच में जियो पॉलिटिकल चाहे कैसी भी टेंशन है तो उनके बीच में व्यापार को लेकर क्या कहते हैं कोई भी साझेदारी नहीं होगी। अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उससे क्या है सारा वर्ल्ड अफेक्ट होता है, उसका ट्रेड होता है वो भी अफेक्ट होता है। दो देशों के बीच में युद्ध चलता है तो उनके बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है उनके बीच में वो क्या है कि वो घट जाता है और उनके आयात निर्यात नहीं होता। तो इसमें कहता है कि 2019 में क्या कहता है कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया पाकिस्तान का निर्णय क्यों दिया था उन्होंने, जो जम्मू कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तनों का परिणाम था, जो 370 की धारा थी वो अपने 2019 में हटाई गई थी। तो उसके कारण क्या गया था पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार करने से मना कर दिया था। तो इसके कारण क्या हुआ कि निलंबित करने का एक अंतर्निहित कारण उस वर्ष के शुरू में पाकिस्तान आयात पर जो पाकिस्तान से आने वाली वस्तु से उस पर 200 टैरिफ लगाया जाना था,
जब भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का संवैधानिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिया। तो अगर पाकिस्तान भारत के साथ अनफेयर बिहेव करता है, उस पर आतंकवादी हमले करता है, तो भारत ने भी न चाहते हुए भी उसके साथ व्यापार को रद्द कर दिया। उस पर 200 तक क्या है, जो आने वाली आयात वस्तुएं थी उन पर 2% तक का क्या कहते हैं 200% तक का टैरिफ लगा दिया था, जिस कारण क्या है भारत के साथ पाकिस्तान ने व्यापार करना निलंबित कर दिया। तो आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो क्या कहते हैं हुआ था अपना 2025 में जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके कारण क्या है कि जो 2025 में क्या कहते हैं अप्रैल 2025 में भी इनके क्या है ट्रेड को लेकर क्या कहते हैं पाकिस्तान से आने वाली जो वस्तुएं थी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था इंडिया ने। ठीक है, ये भी क्या कहते हैं ट्रेड इशू रहता है, दोनों के बीच में युद्ध चलता है तो दोनों देशों के बीच में व्यापार को नुकसान हुआ था। ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल टेंशन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट। तो पाकिस्तान पर इंडिया ट्रस्ट नहीं कर सकता, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो किसी एक फ्रेंड की तरह हो या कोई कंट्री की तरह, क्योंकि वो क्या अनफेयर क्या कहता है बिहेव करता है और क्या कहता है कि अपनी हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऐसी बनाता है कि वो कुछ ना कुछ करके भारत को अपने क्या कहते हैं ट्रस्ट करने का न करने का कारण दे देता है। ठीक है, तो अब कहता है वे फॉरवर्ड क्या है कि इन दोनों देशों के बीच में जो क्या कहते हैं अनसुलझी या कहते हैं कि अनफ्रेंडशिप है, तो उसको कैसे एक बॉन्ड में बदला जाए, दोनों देशों के बीच में कैसे ट्रस्ट को कायम किया जाए, तो वो देखेंगे हम। टू अचीव लास्टिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू फॉलोइंग स्टेप कैन बी कंसिडर्ड। लेकिन दोनों देशों के बीच में लगता नहीं है कि कभी वो हो सकता है फ्रेंडशिप वाला रिलेशन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत शायद चाहता है कि एक अच्छा दोस्त की तरह रहे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी हो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो क्या है उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है, ऐसी पॉलिसीज बनाता है, ऐसे अटैक करता है। इसलिए तो ये कहता है कि अगर हमें शांति कायम करने दोनों देशों के बीच में, तो हमें ये स्टेप यूज करने चाहिए, अपनाने चाहिए। तो फर्स्ट है बॉर्डर विजन बनाना चाहिए। क्या कहते हैं रिमोट सेंसिंग के तहत GIS टेक्निक, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमें क्या बॉर्डर का विजन बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे दोनों देशों के बीच में क्या निगरानी रख सके, हम घुसपैठ को रोक सके। बोथ कंट्रीज शुड अडोप्ट ए बॉर्डर विजन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। तो दोनों देशों को कहते हैं कि कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन करना चाहिए, और क्या है बॉर्डर विजन को अडेप्ट करना चाहिए। फोकसिंग ऑन शेयर्ड इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट। तो कहता है कि दोनों देशों के बीच में क्या है कि आपको पता है कि दोनों देशों के बीच में कल्चरल लिंग्विस्टिक समानता है, और इकोनॉमिक और क्या लो प्रोस्पेरिटी को लेकर, और क्या पीपल टू पीपल कनेक्ट शेयर करते हैं, तो उनके बीच में क्या है बॉर्डर विजन बनाना चाहिए। ठीक है, सेकंड है मुख्य मुद्दों पर वार्ता। तो हम कहते हैं ना कि अगर हमें कोई भी दोस्तों के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है, तो हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से अधिक से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये भी कहता है कि मुख्य जो मुद्दे हैं, डिस्प्यूट के कारण है, कन्फ्लिक्ट के कारण है, उन पर वार्ता की जानी चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो वार्ता से क्या कहते हैं कि जो समस्या है उसका समाधान निकल सकता है। निरंतर वार्ता में शामिल होने और कश्मीर विवाद से मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने और विश्वास बनाने में मदद मिल सकती है। तो ये कहता है कि दोनों देशों के बीच में वार्ता बातचीत करनी चाहिए कि कैसे हम इन दोनों के बीच में जो मुद्दे हैं, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको कैसे रोक सकते हैं, पॉलिसीज बनानी चाहिए। थर्ड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब है कि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको दोनों देशों को मिलकर बातचीत करने या दोनों को सहयोग देना चाहिए कि कैसे दोनों के बीच में जो अनफेयर या रिलेशन है उनको कैसे सुलझाया जा सकता है। जो सार्क हो गया, जो एशियन का क्या कहते हैं क्षेत्रीय संगठन है सार्क, सार्क जो क्या कहते हैं अपने एशियन का क्या कहते हैं क्षेत्रीय संगठन है, इसको क्या कहते हैं दोनों देशों के बीच में रिलेशन को हल करने का क्या प्रयास करना चाहिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए बातचीत और मध्यस्थता करनी चाहिए। मध्यस्थता का मतलब है कि दो देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए कोई तीसरा बंदा या जो कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है उसे मध्यस्थता करती है। ठीक है, कोई भी युद्ध चल रहा है उनके बीच में जो युद्ध रोकने का प्रयास करता है, शांति वार्ता को सहयोग देता है, तो वो मध्यस्थता होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। सत कूटनीति, कंटिन्यूस एक कूटनीति बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए शांति को बढ़ावा देने वाली, जो दोनों देशों के बीच में शांति, विश्वास, संवाद, संघर्ष को कम कर सके, ऐसी कूटनीति बनाए। ठीक है, जिसमें क्या आतंकवाद टेररिज्म को कम किया जाए और दोनों देशों के बीच में जो ज़्यादा से ज़्यादा शांति को बढ़ावा दे।
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दोनों देशों के और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। दोनों देशों को ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे क्या है, दोनों के बीच में वार्ता और संघर्ष की संभावना न रहे, दोनों के बीच में सद्भावना बनी रहे। तो ये कहता है कि कूटनीतिक बनानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना क्या कहते हैं, बॉर्डर विजन से लेकर सतत कूटनीति बनानी चाहिए, वे फॉरवर्ड है कि हम कैसे दोनों देशों के जो रिलेशन है उनको अच्छे मजबूत बना सकते हैं। फिफ्थ है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहता है कि जो बॉर्डर के पार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना चाहिए, जैसे रोड बना दिया, वहाँ पर ब्रिज हो गया, रिमोट एरिया हो गए, एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट। तो यह कहता है कि रोड बना दे, वहाँ पर वो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते डेवलप कर दे जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट के कारण है वो कम हो जाए। पीपल टू पीपल टाइज बनानी चाहिए, यानी कि लोगों से लोगों के बीच संवाद टाइज होनी चाहिए। इनकरेजिंग कल्चर एक्सचेंज, टूरिज्म एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये कहता है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम डालना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज जो क्या कहते हैं हो गया उसको बढ़ावा देंगे, जो क्या कहते हैं लोगों के बीच में विश्वास को कायम रखेगा, टू नेशन के बीच में प्रेम को बढ़ावा देगा। क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव को मुकाबला करने के लिए भारतीय, ईरान और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की ओर बढ़ सकता है। तो आपको पता है कि वो पीपल टू पीपल टाई से क्या होगा कि लोगों से लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, जिससे क्या है सद्भावना, विश्वास और शांति के इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इससे भी दोनों देशों के बीच में क्या है संबंध मजबूत होने के क्या कहते हैं कि संभावना मजबूत हो जाती है। तो आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। तो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में क्या कहते हैं कि चाहे पहले एक रीजन रहे हो, 1947 के बाद दोनों रीजन में क्या है हिंदू और मुस्लिम के क्या कहते हैं कि जो कल्चरल रिलीजियंस एस्पेक्ट के आधार पर दोनों का बंटवारा हो गया था। जो एक क्या कहते हैं हिंदू हो गया जो इंडियन रीजन है, और पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम बहुलता वाला रीजन हो गया। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट के कई कारण रहे हैं, विवाद आज भी चल रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं कि इनको शांति से अपने क्या है कि जो मुद्दे हैं उनको हल करने की क्या कहते हैं हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर दोनों धैर्य, पेशेंस, समझौते, एग्रीमेंट से दोनों उस किसी भी बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध कायम हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कभी भी ऐसी वार्ता या क्या कहते हैं कि वो समझौता चाहता नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है दोनों के रिश्तों का आगे इन फ्यूचर। तो अभी तो इनके बीच में विवाद ही चल रहा है। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है कि क्या क्या कन्फ्लिक्ट रही है। अगर आपको लगता है और भी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो मेरी ओर से लगा यही है, आप अपनी ओर से भी बताएं, डिस्कस करेंगे हम आगे भी और अच्छी अच्छी टॉपिक्स। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू गाइस, जुड़े रहिए मुझसे ज़्यादा जानने के लिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।